आज़ाद हुए भारत को 77 ईयर्स हो चुके हैं और हम हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं। एक दो दिन से बहुत एक्साइटमेंट थी, सभी लोगों के प्रोफाइल पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देशभक्ति झलकती है। तो कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि आपकी देशभक्ति 2 दिन की है। ये जवाब गलत है। देशभक्ति कभी भी 2 दिन की नहीं होती है। एक देशभक्ति वो जवान करता है जो शहीद हो जाता है, जैसे आपके हैं यहाँ, और एक जवान आप लोग हैं जो अपनी देश के प्रति जिम्मेदारी हर दिन निभाते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी कितनी सरलता के साथ, सहजता के साथ, ईमानदारी के साथ निभाते हैं, ये तय करता है कि आपका देश प्रेम कितना गाढ़ा है। गंदगी ना मचाना, अपने सर का घाट को साफ रखना, ये भी देश प्रेम है। महिलाओं का सम्मान करना, छोटी बच्चियों को उड़ने के लिए पंख देना, ये भी देश प्रेम है। लड़कों को बोझ नहीं समझना, इन द सेंस कि लड़कों को बस एक ही बात नहीं बोलनी है कि नौकरी लगो और ये करो वो करो, घर की जिम्मेदारियों में उनके कंधे झुक जाते हैं, वो अपने सपनों को कब पूरा करेंगे। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो फिर वो देश के साथ गद्दारी है। आज ओलंपिक में मेडल की गिनती करते समय हम लोग कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दुख लगता है हम लोगों को कि अरे मेडल क्यों नहीं आया। तो आप ये बताएं कि आप में से कितने माँ बाप ऐसे थे जिन्होंने अपने लड़के को या लड़की को कहा कि पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम कर लियो लेकिन देश के लिए मेडल लेकर आई। तो ये सवाल अपने आप से करने की जरूरत है। हम एज ऑडियंस गालियां भी देते हैं, एज ऑडियंस तालियां भी देते हैं अगर मेडल आए, लेकिन अपने अंदर झांकने की भी जरूरत है कि असली देश प्रेम क्या है। आजादी का मतलब सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं है कि मैं आजाद हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी बात करनी होगी। तो सिर्फ मजे ही नहीं, अपने कर्तव्य के बारे में भी सोचना आजादी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसमें सांसें चलती हैं। ये चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। इस भूमि को हम लोग हमेशा नमस्कार करेंगे, जिएंगे भी तो इसके लिए और मरेंगे भी इसके लिए। ये अटल जी की कलम से निकली हुई बातें हैं। आजादी की बातें सब करेंगे, सबने कर दी। 1857 में ये हुआ। पर मैं आप लोगों को यहाँ ये बताने आई हूँ कि जिस भारतवर्ष के आप लोग हिस्से हैं, ये 1857 तक नहीं है, ये 1700 तक, 1600 तक नहीं है जब अंग्रेज आए। ये सभ्यता बहुत पुरानी है। ये राम की सभ्यता है। 10,000 साल, 20,000 साल पहले दुनिया ने भारत का डंका माना है। अंग्रेजों ने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की जो सभ्यता जब देखी, अंग्रेज दंग रह गए कि ये काले लोग, उनके कंपैरिजन में तो हम काले ही हैं, ये काले लोग, इनकी सभ्यता इतनी पुरानी कैसे हो सकती है। फिर बातें बनाई गई कि आर्यन आए थे, बाहर से आए थे, बाहर की सभ्यता आई थी, तुम लोगों को कुछ नहीं आता था। भारत के हर एक व्यक्ति का मनोबल आज से नहीं, माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, कि बहुत वर्षों से तोड़ा गया है। राम को पूजने नहीं दिया जाता। आज के भी समय में ये सवाल उठाए जाते हैं कि राम थे कि नहीं थे। अगर राम नहीं थे, आज जब बच्चा भारत की धरती पे जन्म लेता है, मुझे याद है मैं जब छोटी थी, दादी रामायण नाटक लगा के बैठती थी और हमें वो कहानियां सुनती थी और हम भी साथ में सुबह नाटक देखते थे। वो सिर्फ नाटक रूपांतरण नहीं है, ये हमारी सभ्यता है जो बुजुर्ग हमें सिखा रहे हैं। राम है और हमेशा रहेंगे, आपके अंदर है। अब राम को आप कितना चरित्रवान बनाएंगे, ये आपकी पर्सनालिटी, आपके चरित्र पर निर्भर करता है। राम को बाहर मत ढूंढिए। भारत, इंडिया, बड़ी बहसें चलती है इस बात पे, पॉलिटिकली नहीं चलेंगे। भारत बोलो या इंडिया बोलो, दिल में भावना क्या आती है वो महत्वपूर्ण है। हम आजाद तो हो गए। मैं 1-2 दिन पहले भी किसी से बात कर रही थी कि अंग्रेज जा चुके हैं, तो फिर हर साल आजादी क्यों मनाई जाती है? हर साल आजादी इसलिए मनाई जाती है कि जिन लोगों ने इसके लिए बलिदान दिए हैं उनको भी याद किया जाए और ये बात ना भूली जाए कि घाव कैसे लगे इस भारत की भूमि पे। उन घाव को देखते देखते हम अपने फ्यूचर का निर्माण करें, भविष्य का निर्माण करें, और जो 600-700 साल गुलामी सही है ना भारत ने, वो दोबारा ना हो।
इस बात के लिए ये आजादी मनाना बड़ा जरूरी है, ये सबक दोबारा याद करना बहुत जरूरी है। 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान जी मरे तो एक लेखक ने ये लिखा कि भारत की जो ब्रेवरी थी, करेज थी, प्रिंसिपल्स थे, वो खत्म हो गए। क्यों लिखा ऐसा? 1192 में आप जानते हैं बैटल ऑफ तरेन हुई है, 1191 और 1192 में बैटल ऑफ तरेन हुई है, और उसके बाद हिंदू साम्राज्य खत्म हो गया। उसके बाद मुस्लिम्स का जो एक इन्वेजन कह लीजिए या जो एक कंकर करने की बात थी वो शुरू हो गई। 1192 में जो पृथ्वीराज जी की डेथ हुई तब लेखकों ने ये लिखा कि खत्म हो गई है आपकी जो हिंदू सभ्यता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गौरी को 16 बार पकड़ के छोड़ा था। तो आप ये सोचिए, हम उस भारत से हैं जो अपने दुश्मन को भी मौका देते हैं। 16 बार पकड़ के छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? प्रिंसिपल्स के नाते छोड़ा था। हम उस देश की भूमि से आते हैं। इवन दो 1192-91 में भारत, इंडिया जैसे आज एंटिटी है, स्टेट, नेशन स्टेट है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, पर मिट्टी के प्रति एक लॉयल्टी, वफादारी जो है वो हर एक राजा के साथ में थी। चाहे वो आपके मराठा महाराष्ट्र में है, चाहे नीचे टीपू सुल्तान है, चाहे आपके बंगाल में सिराजुद्दौला है, चाहे आपके दिल्ली में बैठा हुआ शासक है, इस धरती से कहीं ना कहीं सभी ने प्यार किया है। तो ये प्रिंसिपल्स की डेथ होगी 1192 में, तो 16 बार पकड़ के गौरी को हमने छोड़ा था। एक समय वो भी था जब सिकंदर का रथ हमने ही मोड़ा था। तो आप ये सोचिए भारत कितनी बड़ी सभ्यता है। ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, आप नाम लीजिए, वो भारत की भूमि ने पैदा करके दिया है। भारत दिया मेरे जीरो ने, आप सभी ने वो गाना सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, और उस दुनिया को गिनती आने के बाद जो आपके रॉकेट्स हैं वो आज चंद्रमा तक जा रहे हैं। ये भारत की देन है। मैं आप लोगों को आपका मनोबल बढ़ाने आई हूँ, परिचित करवाने आई हूँ उन चीजों से। ये जो धुंध आपके सामने आसपास खड़ी कर दी गई है ना कि आप लोग एक बहुत ही गरीब देश से हैं, नहीं। मैं आप लोगों को गरीबी के बारे में बात करूं, इकोनॉमी के बारे में बात करूं, तो जो 1192 का समय मैं आपको फिर बता रही हूँ, पृथ्वीराज चौहान के समय जो 1192 का समय था, पूरे विश्व में 36% के हिसाब से जीडीपी की जो भारत यहां से देता था। 36% कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी का। जस्ट इमेजिन, अंग्रेजों के जाते ही ये जीडीपी 1% में बदल गई, और आज भी हम भागी दौड़ी में चल रहे हैं। कोई कहता है नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमिक सर्वे में 7 है, 8% है, पर सत्य मायने में ये है कि जीडीपी का स्तर बहुत कम है। भारत को दीपकों ने बार बार आके खाया है, अंदर से खोखला किया है। ये बच्चे आज जो यहाँ बैठे हैं, ये बच्चे अगर भारत की असली सभ्यता होती तो शायद ये पैंट और कमीज में नहीं, धोती में होते और गुरुकुल में होते। इस बात का गुमान करना तो बनता है, हम ऐसी सभ्यता के पुत्र हैं, ऐसी सभ्यता की पुत्रियां हैं। गुरुकुल सिस्टम, नालंदा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, औदंतीपुरा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। एक चाइनीज फिलोसोफर हुए हैं हुशी नाम के, हुशी, वो पेकिंग यूनिवर्सिटी जो आपकी चाइना में बीजिंग है, वहां यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उनको हार्वर्ड बुलाया गया भाषण देने के लिए, जैसे मुझे बुलाया गया। हार्वर्ड में उनका टॉपिक था, हुशी जी का, इंडियनाइजेशन ऑफ चाइना। समझ रहे हैं? आज चाइना एक्सपेंशनिस्ट बुली जो पीछा ही करता रहता है, छोड़ता नहीं है भारत को हर जगह पे। अभी ओलंपिक्स में भी देख लीजिए कितने गोल्ड आए हैं, इकोनॉमी में देख लीजिए आप, चीप प्रोडक्ट्स की मार्केट हम लोग हैं और बनाने वाले वो हैं। चाइना को उस समय में हुशी जी को टॉपिक दिया गया, इंडियनाइजेशन ऑफ चाइना पे बोलिए। तो हुशी जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके बोलते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसने चाइना पे 2000 साल राज किया है। India is such a country which has ruled and conquered China for more than 2000 years without sending a single man across the border. समझे आप कि कल्चरली हमने चाइना को डोमिनेट किया था। अरे बुद्धिज्म यहीं से तो गए हैं बुद्ध, भारत से बुद्धिज्म चले गए, लेकिन वही बुद्धिज्म आज चाइना में उसका डंका बजा हुआ है, इंडोनेशिया में उसका डंका बजा हुआ है, जापान में उसका डंका बजा हुआ है, पर अपनी धरती से बुद्ध चले गए।
ने उस समय कहा कि हम पे इंडिया ने कल्चरली डोमिनेट किया है। भारत और चाइना, मैं आप लोगों को बताऊं, एक समय में ऐसे ही देश थे, भारत तो आज भी है। हम लोगों ने कभी किसी पे हमला नहीं किया। किया क्या? हमने नहीं किया। इनफैक्ट हमारे ऊपर किसी ने हमला किया तो हमने उसको हमेशा माफ किया, हमेशा मौका दिया। लेकिन अब समय बदलने का है, अब बदलाव जरूरी है। अगर आप लोगों ने, बच्चों ने स्टेट की थ्योरी पढ़ी है, नेशन की थ्योरी पढ़ी है, तो स्टेट को तो मजबूत होना पड़ेगा। आज भारत क्यों खर्चा कर रहा है आर्मी पे, डिफेंस पे क्यों खर्चा कर रहा है? आप में से बहुत सारे लोग हैं, आर्मी वाले लोगों में दिन में एक चमक होती है। उनको पता है हमने पूरी जिंदगी भारत माँ को दी है, इसीलिए हमारी रिटायरमेंट गर्व के साथ कटेगी। उनको पता है। तो मैं यही बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हम उस भारत के हिस्से हैं जिस भारत ने बहुत कुछ दिया है इस दुनिया को। आप लोगों को उसकी वैल्यू जो है वो समझनी पड़ेगी। अगर कोई राष्ट्र वैभवशाली होगा तभी शक्तिशाली होगा। अगर हम स्ट्रांग हैं तभी हम शक्तिशाली हैं तभी हमारे हिसाब से पॉलिसी चलेगी। 2019 में नॉर्थ कोरिया में आप लोगों को पता है कितना ज्यादा डेमोक्रेसी है नहीं है, तो कम्युनिज्म है, राइट्स नहीं है, इतना समझ लीजिए। जिस तरह से हम ऐसे बोल रहे हैं तो बोल नहीं पाएंगे आप वहाँ पे इतना, और क्या देखेंगे आप, क्या खाएंगे आप, क्या पढ़ेंगे आप, ये सब कुछ कम्युनिज्म में तय होता है। नॉर्थ कोरिया का जब मुद्दा चला तो उस समय ये बात चली, यूनाइटेड नेशन ने कहा कि शायद अमेरिका को पीछे कीजिए और भारत के पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगा कि वो नॉर्थ कोरिया में भी शांति कर सकता है। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपका भारत ग्लोबल लेवल पे इस प्रकार से पीस कीपिंग फोर्स कर सकता है। सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन को फौज देने वाले यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स भारत भेजता है। हम लोग वो है कि अपने पास शायद 2 रोटी कम हो जाए, लेकिन जब पड़ोसी देश मुसीबत में आता है तो हमारी जो ये बाजुएं हैं वो हमेशा खड़ी होती है। बांग्लादेश सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है। जब अमेरिका जैसी बड़ी पावर ने, जिसने खुद के ऊपर माथे पे लिखा है कि हम सबसे बड़ी पावर हैं, जब हसीना जी ने उनसे बोला कि हमें आने दीजिए, उन्होंने पैर पीछे कर लिए। यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेज जो हमें लूट खा गए, जब वहां बोला हसीना ने कि हमें आने दीजिए, यूके ने भी पैर पीछे खींच लिए। बचा कौन? भारत। भारत ने आज सिर्फ शेख हसीना जी कोई पहली नहीं है इंसिडेंट, इस धरती पर जो भी आया है उसका खुल के स्वागत किया है। चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, चाहे वो वैदिक कल्चर में आए हुए आपके आर्यन हैं, और उसके बाद एक ऐसी तहजीब का गठन हुआ जिसका लोहा दुनिया मानती है। धीरे धीरे जब आप जाते हैं 14वीं 15वीं सेंचुरी में और 16वीं सेंचुरी तक आते आते जो आपकी ये गंगा जमुना की तहजीब है, इसमें भी बहुत ज्यादा काम हुआ। आज कहीं ना कहीं हम अपने इतिहास को पीछे मुड़ के देखते हैं और बहुत सारी चीजों का आंकलन करते हैं आज के नजरिए से। मान लीजिए आपके चश्मा ही खराब है तो आपको साफ दिखेगा क्या? मेरे बच्चों, जितने भी छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आप लोगों ने इस चीजों में नहीं पढ़ना है। सवाल आज बस इतना सा करना है कि हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। आप ये पूछिए, आप अपने देश के लिए लॉयल रह सकते हैं। कैसे रहेंगे लॉयल? जो काम आप लोगों को दिया गया है, आप लोगों को काम अभी होमवर्क करना है, यही आपकी देशभक्ति है। यहाँ 3 स्किट्स हुए ड्रग्स को लेके। मैं सर से पूछ रही थी, मैंने कहा सर ये टॉपिक यही है, ये क्यों टॉपिक है? क्योंकि हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, संधोल से जहां मैं आ रही हूँ, ड्रग्स की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए यहाँ पे तीनों के तीनों स्किट जो है वो ड्रग्स पे हुए हैं। और हर एक बच्चा आप लोगों को रोते, चीखते, पुकारते एक ही बात बोल रहा है कि नशे से दूर रहो। पर मैं बच्चों को नहीं बोलूंगी नशे से दूर रहो, मैं बड़ों से बात करती हूँ हमेशा। आपको देखेंगे, आपका जो एक छाया है वही ये बच्चे देखेंगे, जो आप करेंगे वही सीखेंगे। शराब की बोतल यहाँ किंगफिशर की रखी हुई थी, अब वो किसकी है वो आप लोग जाने, पर बात इतनी सी है कि अगर घर पे बच्चा पिता को पीते देखेगा तो बच्चा आज नहीं तो कल इसमें जाएगा। और शुरुआत ही ड्रग्स की कभी ड्रग्स से नहीं होती, कोई भी सूंघने चिट्टा विट्टा नहीं करता है। हमेशा इसकी शुरुआत जो होती है वो क्यूरियोसिटी से होती है, किसी को देख के होती है। और जब अपने घर में कोई दिख जाए तो लेजिटिमेसी हो जाती है, जस्टिफाइड हो जाता है कि नहीं पापा भी तो है, पापा भी तो जिंदा है, क्या हो गया।
बच्चा शराब भी पिएगा, बच्चा सिगरेट भी पिएगा और उसके बाद जो चीजें हैं वो भी करेगा। इसमें क्या गया? इसमें हमारी फौज गई, इसमें हमारे नौजवान बच्चे गए। तुम्हारी उम्र के बच्चे देश के लिए मर मिटते थे। 17 साल का खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की, सुना होगा आप लोगों ने, चले गए, मतवाले थे, कुछ नहीं पता इनको लगता था कि बस हथियार मिल जाए कहीं से, अंग्रेजों को मार भगाएंगे, इस धरती से बाहर भगा देंगे। दैट वाज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशनरी हीरोइज्म, इंडिविजुअल हीरोइज्म। उनको रेवोल्यूशनरीज बोला जाता था, अंग्रेज उनको मिलिटेंट बोलते थे, टेररिस्ट बोलते थे, पर वो कहते हैं ना किसी देश का टेररिस्ट जो है वो दूसरे के लिए रेवोल्यूशनरी होता है। हमारे लिए वो हमारे लीडर्स हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सैक्रिफाइस, बोलना बड़ा आसान है, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, पटेल जी हैं, बहुत सारे नेता हैं, इसको राइट और लेफ्ट में बांटना छोड़ो, पर जिन बच्चों ने अपनी ही जान का बलिदान कर दिया है, मैं मानती हूं उनके आगे कोई नहीं है। भगत सिंह, मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ के आई हूँ, क्योंकि मैं जिस पेपर में बैठी हूँ तो मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है। तो एक अच्छी चीज ये हुई कि साइंस की स्टूडेंट, मैं केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैंने समझना और सीखना तो अभी सीखा है इस पेपर की तैयारी की वजह से, जब हिस्ट्री पढ़ी। हमारे बहुत सारे ऐसे लड़के भी होते थे, लीडर्स भी होते थे, पहले तो वो शुरुआत करते थे और बाद में वो पकड़े जाते थे। जैसे ही वो अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए, काल कोठरी में डाले और 5वें 6ठे दिन उनकी मर्सी पिटीशन आ जाती थी कि हमको माफ कर दो। लेकिन भगत सिंह को समझाया, उनकी माँ ने समझाया, बहन ने समझाया, सभी ने समझाया कि आप एक माफीनामा लिख दीजिए और अंग्रेज सरकार सोचेगी इस बारे में। आप एक माफीनामा लिख लीजिए, गांधी जी इरविन से बात करने जा रहे हैं, गांधी इरविन टॉक्स में, वो संभाल लेंगे। भगत सिंह कहते हैं नहीं, मैं अगर मुझे मरना ही है तो मैं इस तरीके से तो नहीं मरूंगा, मैं मरूंगा तो पूरे होशो-हवास में मरूंगा और मुझे याद रहना चाहिए मरते समय तक कि मैं किस चीज के लिए मरा, इस देश के लिए मरा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि भगत सिंह की जगह और ये जो बच्चे हैं, प्रफुल्ल चक्की, खुदीराम बोस, सचिन सान्याल, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, चंद्रशेखर आजाद। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने बच्चों को इनके बारे में पढ़ाइए। आज हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके बारे में बहुत सारी उसमें चेंजेस होने की जरूरत है। हम इन बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे हैं, इनको पता ही नहीं होगा इन लीडर्स के नाम जो मैंने ले दिए ये है कौन। हम उन्हीं लीडर्स के नाम बताए जा रहे हैं जिनके हम बताना चाहते हैं। 3-4 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में और दिल्ली में भी ये रिफॉर्म चला कि हर एक बच्चे को अब देशभक्ति की किताब पढ़ाई जाएगी। देशभक्ति की किताब पढ़ाना वो किसी प्रकार का कोई पॉलिटिसाइजेशन नहीं है। अगर आप अपने इतिहास को ही नहीं जानते कि आपके बाप दादा कहाँ से आए हैं, जहां पे आप सांस ले रहे हैं, ये सांस इतनी आजादी से क्यों ले रहे हैं, तो लानत है हमारी ऐसी जिंदगी पे। तो फिर क्या फायदा? फिर तो अंग्रेज भी उस समय हमें ऐसा ही क्लर्क बनाना चाहते थे। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं अधिकारी हूँ। 1800 में वुड्स डिस्पैच नाम का एक पॉलिसी आई। अंग्रेजों ने कहा कि इन सारे के सारे इंडियंस को जो है वो अंग्रेजी सिखाओ, इसलिए नहीं कि इनका विकास हो जाए, इसलिए कि ऐसा आदमी बने, एक ऐसा नौकर बने, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ऐसा नौकर बने जो कपड़े तो अंग्रेजों के पहनता हो, सूट बूट, पीता चाय हो, छाछ नहीं चाय पीता हो, लेकिन जब बात चले, जब दिमाग चले, जब विचार चले, तो वो चले अंग्रेजी। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार की एजुकेशन जो है वो अंग्रेजों ने दी। तो अंग्रेज तो चले गए और आज भी अगर हम ऐसी ही एजुकेशन दे रहे हैं तो फिर हम पे लानत हो। मैं डीएवी से आती हूँ, डीएवी का प्रोडक्ट हूँ। मुझे इस बात की इसलिए खुशी होती है कि हमारे स्कूल में हर सोमवार को हवन होता था। आज बहुत सारे, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, अगर उनको कह दो ना कि आप हवन करवाओ, वो बोलेंगे बच्चों को धार्मिक नहीं बनाना है। तो फिर आप बच्चों को, मैं नहीं जानती क्या बना रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी डेफिनेशन एक विकसित देश की ये है, तो मैं आपको बताऊं ओबामा और सॉरी नॉट ओबामा, हमेशा कंफ्यूजन होती है, उसामा बिन लादेन की बात करते हैं। उसामा बिन लादेन से पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा, अफजल गुरु से पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा, इंजीनियर्स थे। जितने होशियार ये लोग हैं, आप लोगों को क्या लगता है बॉम्ब बनाना आसान होता है? बॉम्ब बनाना आसान नहीं होता। विस्फोट कराना आसान होता है? आसान नहीं होता है। सबसे इंटेलिजेंट लोग लगते हैं। हिटलर के कैंप बनाने में, जहां पे लोग मारे गए गैसेस से, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट केमिस्ट थे,
शिक्षा का क्या मतलब है जो आपको मानव ना बनाए। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, ये हवन तो एक सिंबल है, हमें क्या पता था बचपन से टीवी क्यों हवन करवा रहा है, बट आज जाके समझ आता है कि ये हवन नहीं है, ये हमारा कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है। और जब एक एक बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड होता है तब देश का कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो यही तो सीखना है, यही तो तुम्हारे आजादी के मायने हैं। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी। 77 साल पूरे हो गए हैं, 78वां लग गया है। आज भारत 5वीं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जीडीपी लगभग $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा की जीडीपी है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हमें काम करना होगा। वो है देश के प्रति लॉयल्टी। इन देशभक्तों को याद करना होगा, हर बार याद करना होगा, और जब भी देश पुकारे तो हम बलिदान देने के लिए सबसे आगे हो। इसी से होगा आपका राष्ट्र का निर्माण और इसी से होगी आपकी नेशन बिल्डिंग। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूंगी। और हमेशा मैं एक डायलॉग बोलती हूँ, वो भी बोल के जाऊंगी कि सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है। सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।